हेलो फ्रेंड, मैं संजय शाह एक बार फिर से आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आपको जैसे पता है कि मैं हमेशा हर वीडियो में नए सब्जेक्ट्स लाता हूं अल्टरनेटिव थेरापीज के बारे में, जिसमें रेकी, यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म, एंजल हीलिंग कोर्स, स्विच वर्ड्स, कुंडलिनी रेकी इत्यादि जितने भी मैक्सिमम चीजें जो मुझे पता है, जिसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठी की है और मैंने अपने जीवन में सीखा है और उसमें लाभ प्राप्त किया, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो कई दिनों से बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सभी सवालों से हटकर एक नई चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप में से कई लोग मेरे रेकी के स्टूडेंट हो या कई लोग दूसरे जगह से रेकी सीखे हैं, मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं और इसमें से आप जानकारी लेने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो है रेकी के बारे में। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, क्या रेकी के बारे में आपको सभी बातें पता है? अभी जो मैंने बोलने वाला हूं आप इसको विचार करिएगा, क्या ये सब बातें आपको रेकी में पता था? आइए ये मैं आपको बताता हूं, एक कहानी के रूप में आपको ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें, पास लगी बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नए नए वीडियोस है आप तक जल्द पहुंचे, और जितना ज्यादा हो सके लाइक एंड शेयर करें ताकि ये सारे वीडियो, ये सारे नॉलेज हजारों लोगों तक पहुंचे और लोग इसको सीख कर अपने और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। कोई भी ट्रेनिंग का सबसे मेन उद्देश्य होता है परिवर्तन। तो आप जो भी ट्रेनिंग करें, स्पिरिचुअल लाइन है, आप जो रेकी या दूसरे अल्टरनेटिव थेरेपी सीख रहे हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा अपने जीवन में उसको अपनाइए और उससे परिवर्तन लाइए। आइए रेकी का जो छोटा सा इतिहास में आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। 15 अगस्त 1865 को जापान में गीफू शहर में डॉक्टर मिकाओशी का जन्म हुआ था। ये शायद आप में से बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता था। और कई जगह पे आपने सुना होगा रेकी भारत में हजारों वर्षों से चलती आ रही है। मैं इस बात में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूं, मैं इसको झुठलाने नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो पुराण या उपनिषद, इनमें स्पर्श चिकित्सा की उल्लेख किया गया है। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार के पास में ये शक्तियां थी और भी कई जगह पे ये शक्तियां को यूज किया गया था। जैसे महारथी कर्ण जो महाभारत काल में उन्होंने जब अपना सूर्य कवच इंद्र को दान कर दिया था, उसके बाद अश्विनी कुमार के आशीर्वाद प्राप्त जो नकुल और सहदेव जो पांडव थे, उन लोगों ने उनका उपचार किया था। ऐसे बतलाया जाता है कई जगह पे। इसमें कितनी सच्चाई उसका कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन इतिहास है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, उससे मैंने पाया है। जैसे आपको पता, मैंने यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म सीखा था। तो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म में रामायण महाभारत काल से चले आ रही ऊर्जाओं को यूज किया जा रहा है। तो हम एग्जैक्टली इसको रेकी वर्ड नहीं दे सकते, हाँ, लेकिन जितने भी अल्टरनेटिव थेरापीज है सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। एनर्जी का अलग अलग फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट होते हैं। जैसे हम साधना करते हैं, अलग अलग देवताओं से हम कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक्चुअली सभी धर्म या देवताओं की साधना जो होता है कि इंसान के मोक्ष का एक पथ होता है। अलग अलग पथ है लेकिन रास्ता तो एक है, इसलिए साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो पद्धतियां हैं, ये सारी पद्धतियां जो प्राचीन काल से चली आ रही, इनके टेक्निक्स में बहुत डिफरेंस मिली, बहुत सारे अंतर थे, इनके अंदर बहुत डिफरेंस थी। लेकिन ये जो रेकी को प्राचीन काल से हम जोड़ रहे हैं, एक्चुअली ये एग्जैक्ट रेकी नहीं थी। रेकी एक जापानीज वर्ड है, रेकी का अर्थ है ईश्वरीय शक्ति, लेकिन अगर आप बोलोगे तो उसको डॉक्टर मिकाओशी ने ही इसको वो इस पद्धति को ढूंढ निकालता। आइए मैं इसको बताता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करते कहानी के दौरान। जैसे मैंने आपको कहा कि 15 अगस्त 1865 में डॉक्टर मिकाओशी का जो जन्म हुआ था, उसके बाद उनका जो जनरल क्वालिफिकेशन थी वो चल रहा था, वो अपने पढ़ाई में लीन थे, पढ़ाई वगैरह बहुत सारी चीजें में उनकी रुचि थी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक पद्धति है, एक्चुअली जापान में पहले से ही हीलिंग के प्रोसेस थे, लोगों के ट्रीटमेंट की प्राचीन काल से ही आता हुआ कई सारे प्रोसेस चल रहे थे, जिसमें से एक प्रोसेस था कीको पद्धति में डॉक्टर मिकाओशी ने कीको पद्धति सीखा और वो एक हीलर भी बने उसमें। और उसमें उन्होंने पाया कि एक हीलर कीको पद्धति में क्या करते हैं, पहले तो एक हीलर अपने एनर्जी लेवल को कुछ साधनाओं के द्वारा, कुछ नियमों को पालन करके अपनी उपचारित क्षमता को बढ़ाता है, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, और उसके बाद वो लोगों का उपचार करता है। लेकिन जब वो उपचार करता है तो उपचार करते हुए उसकी अपनी प्राण ऊर्जा डाउन होती है, एनर्जी डाउन होने लगती है।
तो इस प्रकार से फिर से अपना साधना करके बढ़ाना पड़ता, फिर दूसरे का उपचार करना पड़ता। तो डॉक्टर मिकाओसी को लगा कि क्यों ना ऐसी कोई पद्धति दुनिया में हो, या ऐसा होना चाहिए कि बिना अपनी ऊर्जा को गवाए, अपनी प्राण ऊर्जा को गवाए, हम ऐसी ऊर्जा को प्रयोग करें जिसके द्वारा हम भी स्वस्थ हो, दूसरे को भी स्वस्थ किया जा सके। उनके दिमाग में आया। हालांकि उनको अपने जीवन काल में बहुत सारे चीजों को सीखने की बहुत लालसा थी, और लगभग एक अच्छे परिवार के ही वो परिवार से ताल्लुकात रखते थे। तो उस हिसाब से अगर बोला जाएगा तो उन्होंने अपने जीवन में कई सारे विद्याओं सीखा, जैसे चिकित्सा शास्त्र में कुछ महारत हासिल की, हिप्नोटिज्म, मनोविज्ञान के बारे में भी उनको पता था। धर्म की लेकर पढ़ाई में भी उनको बहुत रुचि थी, जिसमें से उन्होंने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म के बारे में बहुत सारे जानकारी उन्होंने हासिल की, तथा भविष्यवक्ता आदि ऐसे जैसे चीजों को भी उन्होंने पढ़ाई की। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ हद तक मार्शल आर्ट की भी प्रैक्टिस की थी। तो जो भी है, इसमें कोई ठोस दावा मैं नहीं करता हूँ। ICRT का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग का एक प्रोफेशनल टीचर होने के नाते जितना भी मुझे पता चला तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से माउंट कुरामा में 21 दिन का एक साधना के लिए वो गए थे, जो उनको, क्योंकि उनको ये लगा कि मुझे एक ऐसी पद्धति ढूंढनी चाहिए जिसके द्वारा अपना एनर्जी को गवाए बिना, अपने प्राण ऊर्जा शक्ति को गवाए बिना ऐसी ऊर्जा हो जिसके द्वारा मैं खुद का दूसरे को उपचार कर सकूं, और जिसमें मैं भी स्वस्थ रहूं, मेरे अंदर में भी किसी प्रकार का ऊर्जा डाउन ना हो। तो इसलिए वो जापान के माउंट कुरामा नाम के एक पर्वत में गए, और वहां पे एक ऐसा पतला सा झरने की रेशा गिरते, एक झरना है जिसमें से एक पतला सा लाइन की तरह एक झरना गिरता है, वो अब जो उनको सहस्त्रा चक्र यानी क्राउन चक्र या सर के ऊपर उनका गिरता था, वहां पे बैठ के उन्होंने 21 डेज का साधना किया, और उनको महान रेकी ऊर्जा वहां पे मिली। हालांकि इस साधना के बारे में पूरी डिटेल्स किसी को नहीं पता, उन्होंने ऐसे कोई जानकारी हमको नहीं है, लेकिन उसमें बताया गया कि वो उपवास तो थे ही, और एक ही समय, उस समय एक मतलब वहीं पे 21 डेज लगभग वहीं पे बैठे हुए थे, लगभग नहीं टोटली बैठे हुए थे। और इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानकारी नहीं कि उन्होंने कुछ मंत्रा वहां पे यूज किया कि क्या किया, कुछ भी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो मैं आपको जस्ट ये अवेयरनेस लाना चाहता हूँ कि ये ऊर्जा कैसे डॉक्टर मिकाओसी की मिली। और 1923 में केंटो शहर में, जापान का जो केंटो शहर है, वहां पे महाभूकंप आया था, और इतनी ज्यादा भूकंप आई थी, इतना बड़ा भूचाल आया था जिसके द्वारा करीबन 1,40,000 लोग उस समय मारे गए थे जापान में, और हजारों करोड़ों लोग घायल थे। और जापान के उस आसपास के शहर के जितने भी आबादी थी, लगभग उससे 50% से ज्यादा लोगों के घर या आदि जगहों का नुकसान हो गया था। तो इस भयंकर परिस्थिति में डॉक्टर मिकाओसी ने हजारों लोगों की सेवा की। उनको ये माया आया, करुणा आया उनके मन में, और वो सड़क पर उतर गए और लोगों का उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सबको हीलिंग देते थे, और ये बहुत जल्द लोग ठीक होते थे, जिसके द्वारा डॉक्टर मिकाओसी का बहुत नाम हुआ। और इसके कारण जापान गवर्नमेंट द्वारा डॉक्टर मिकाओसी को सम्मानित भी किया गया, कुछ पदवी दिए गए हैं। तो उसको अभी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जितना मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको आप समझना चाहिए। और ऐसे करते हुए 1926 मार्च को लोगों की सेवा करते हुए डॉक्टर मिकाओसी की दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये उनका शॉर्टकट जीवन काल रहा। और डॉक्टर मिकाओसी के स्टूडेंट कई थे, उनमें से मास्टर्स स्टूडेंट लिमिटेड थे, करीबन 2000 से ज्यादा उन्होंने रेकी स्टूडेंट बनाए थे, लोगों को रेकी सिखाए थे, लेकिन मास्टर्स बहुत कम लोगों को दिए थे। उनमें से डॉक्टर चुगिरो हायाशी भी एक उनके मास्टर स्टूडेंट थे, जिनके पास से डॉक्टर हायाओ तकाता ने रेकी सीखी थी। मिसेस तकाता के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कम आयु में ही उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके बच्चों का और अपने परिवार का पूरा बोझ उनके ऊपर आ गया था, सबको पालना। उसके बाद वो बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, तो उसमें करते हुए उनको पेट का दर्द, पथरी, अपेंडिक्स और श्वास का रोग
जैसे रोग, बड़ी बड़ी बीमारी उनको उस समय हो गई थी। और डॉक्टर को जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के बारे में बताया था कि आप तैयार हो जाइए ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन उन्होंने उस समय डॉक्टर चोगिरो हायाशी के बारे में सुने थे और उनको ऑप्शन में ये लगा कि नहीं, बेटर होगा मैं उनके पास पहले एक बार जाऊं। तो उनके पास गए और उन्होंने उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाया अपने स्टूडेंट से। तो लगभग 4 महीने तक उनका उपचार चला। डॉक्टर चोगिरो हायाशी के जो भी हीलर्स थे, उनके स्टूडेंट्स, उनके क्लिनिक में उनका दिन में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार बड़े लंबे लंबे सेशंस लेते थे। और लगभग 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद, हीलिंग के बाद मिसेस तकाता एकदम स्वस्थ हुई और उनके अंदर ये जिज्ञासा जगी कि ये ऐसी क्या उपचार पद्धति जिसे मुझे भी सीखना चाहिए, इतना अच्छा चीज़ है। और उन्होंने 1936 में फर्स्ट लेवल और 1937 में सेकंड लेवल डॉक्टर हायाशी से सीखी। और उसके बाद वो अपने शहर आ गए। वहाँ पे भी कुछ लगभग 1 साल बाद 1938 में हायाशी के द्वारा ही उनको मास्टरशिप का उपाधि दिया गया और रेकी मास्टर बनी। उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ते गए, पश्चिमी देशों में गए और धीरे धीरे रेकी को बाहर में पश्चिमी देशों में ले जाकर फैलाने लगा, जिसके फलस्वरूप आज हमारे भारत में और कई जगह पे आया। तो लेकिन उस समय मिसेस तकाता या तकाता सेंसेई क्या करती थी कि बहुत हाई चार्ज लेती थी, क्योंकि उनका कहना है कि रेकी एक ऐसी पद्धति है, इसका जो मूल्य है ये समझने के लिए ये जो चार्ज है ये जरूरी है, तभी इसका सम्मान रहेगा। तो वो उस समय आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 10,000 US डॉलर चार्ज करती थी रेकी मास्टरशिप का। आजकल आप समझ सकते हो कि 10,000 US डॉलर का मूल्य हमारे वर्तमान काल में भारत में क्या हो सकता है या दूसरे कंट्रीज में क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे रेकी आगे बढ़ता हुआ। इसमें एक नया मोड़ आया। विलियम ली रैंड, जो कि ICRT यानी द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग के फाउंडर प्रेसिडेंट है, वो भी एक साधारण परिवार से थे। उनको रेकी सीखने की लालसा हुई। उन्होंने अपना जीवन रेकी पे समर्पित किया और उन्होंने शादी या घर बसाने की उन्होंने नहीं सोचा, पूरा का पूरा अपना जीवन रेकी को समर्पित किया है। आज भी वो, उनकी ब्लेसिंग है और आज भी वो जिंदा है और उनकी ब्लेसिंग हमेशा ICRT के जो मेंबर्स हैं उनको मिलते रहते हैं बीच में, जिनमें से मैं भी एक छोटा सा भाग्यशाली हूँ। तो उनके बारे में थोड़ा बता दो कि 1981 में विलियम ने फर्स्ट लेवल किया और 1982 में सेकंड लेवल किया। ये मिसेस तकाता के स्टूडेंट थे बैथेल फे, उनसे उन्होंने ये 2 लेवल सीखा था। और क्योंकि मास्टरशिप में इतनी ज़्यादा उस समय चार्ज थी, तो उनको मास्टरशिप करने का पैसा उनको मुश्किल से ही जमा करना था। तो उन्होंने सोचा कि मैं हीलिंग करूंगा। तो उन्होंने सेकंड लेवल पे ही, फर्स्ट और सेकंड टेक्निक से ही हीलिंग करना शुरू किया और लगभग नहीं 1989 तक उन्होंने हीलिंग करते हुए मोटी रकम जमा किया। और डायन मैकम्बर और मार्लिन शिल्क, जो कि मिसेस तकाता के स्टूडेंट थे, उनसे उन्होंने 1981 में रेकी मास्टरशिप लिया। और 1991 में लिया स्मिथ, वो भी मिसेस तकाता के स्टूडेंट थे, उनसे भी उन्होंने रेकी मास्टरशिप की कोर्स की थी। तो इसके बाद विलियम ने क्या किया कि देश विदेश घूमे और जितने भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं उनसे मिले, उनको उन्होंने अपना प्रोसेस सिखाया, रेकी सिखाया। उनसे उन्होंने रेकी एनर्जी शेयरिंग की तरफ उनसे उनकी पद्धति सीखी, उन्होंने उनको रेकी सिखाया। ऐसे करके उन्होंने एनर्जी शेयरिंग के रूप में देश विदेश घूमे, कई सारे मास्टर से उन्होंने कई सारे पद्धतियां सीखी। और 1989 से लेकर 1991 में उन्होंने उसुई तिब्बतन रेकी का प्रोसेस शुरू किया, जो आज के डेट में पूरे विश्व में बहुत कामयाब है और बहुत ही फेमस है, जिसमें हमारे भारत के भी 90% से ज़्यादा रेकी मास्टर्स उसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे, मास्टर्स या ग्रैंड मास्टर जो भी आप बोलोगे। और 1994 और 1995 के भीतर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स और भी सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने शक्तिशाली रेकी प्रोसेस को ढूंढ निकाला और उन्होंने रेजिस्टर्ड करुणा रेकी का नाम दिया उसको। तो करुणा रेकी का जो हिस्ट्री भी विलियम ली रैंड का ही है, उन्होंने ही इसको ये नाम दिया और इसको इस दुनिया में लाए।
हालांकि कई सारे रेकी मास्टर्स अलग अलग तरह की कहानी बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको अलग से कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं इतना ही आपको बताऊंगा। और 2004 में उन्होंने होली फायर रेकी का एनर्जी, उनको नया फ्रीक्वेंसी मिली जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, जो उसी तिब्बतन सिस्टम और उसी सिस्टम से भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा ये आता है। तो उन्होंने उसको विश्व में प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि एनर्जी का काम है कि डेवलप करना, चाह के अनुसार समय के अनुसार चलनी चाहिए। इसके बारे में आपको और भी आगे पता चलेगा। और 2015 में होली फायर 2 का उनको मिला ब्लेसिंग, और 2019 में वो गए थे, एक शॉर्टकट में बता देता हूँ कि माउंट कुरा में जापान में वो गए थे, वहाँ पे रेकी सेशंस थे और उन्होंने माउंट कुरा में जहाँ में उसी सेंसाई साधना की है, तो वहाँ पे भी गए थे। तो वहाँ पे उनको कुछ पद्धतियों के द्वारा उनको फिर से हायर गाइडेंस मिली और उन्होंने होली फायर 3 उनको वहाँ पे मिला, और उसके बाद वो उन्होंने विश्व में अभी होली फायर 3 का उन्होंने प्रचार शुरू किया और होली फायर 3 को लोगों को सिखा रहे हैं। और रिसेंटली जो पूरी विश्व एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन, और लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों को तो अपने आप को स्वस्थ रहना है और रेकी मास्टर रेकी सिखा रहे हैं और स्टूडेंट सीख रहे हैं, अपने और अपने परिवार का इलाज कर रहे हैं और हीलिंग करके हर तरह के बेनिफिट्स प्राप्त करने की इच्छा से वो रेकी करते हैं। तो इसके पीछे फिर से उनको ये गाइडेंस मिले कि अब रेकी को ऑनलाइन शुरू कराया जाए। तो उन्होंने होली फायर 3 ऑनलाइन कोर्स के लिए उनको जो गाइडेंस मिली थी वो उन्होंने 4 अप्रैल 2020 को, यानी इसी साल, उन्होंने कई सारे रेकी मास्टर्स को ऑनलाइन होली फायर रेकी ट्रेनिंग कराने का परमिशन दिया और उन्होंने उनको उनकी शक्तिपात कराएगा। ये फ्रीक्वेंसी होली फायर 3 से भी डिफरेंट है। होली फायर 3 में जो शक्ति थी वो तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन ये हाई से भी हाई फ्रीक्वेंसी से आती है, जिसमें बहुत सारे पावरफुल शक्तियां, जो दिव्य शक्तियां इससे जुड़े हुए हैं, इनसे और हाई फ्रीक्वेंसी से जुड़े, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स हो रहे हैं। मैं खुद इसको किया हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ ऑनलाइन में, बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी आई है। और उसी तिब्बतन सिस्टम का भी उन्होंने ऑनलाइन सिखाने का परमिशन दिया है, उसमें से मैं भी एक भाग्यशाली टीचर हूँ, मैंने भी वो किया है उसी तिब्बतन सिस्टम। 28 मई को ये उन्होंने कई सारे विश्व के रेकी मास्टर्स को उन्होंने ये फैसिलिटी भी दी कि उसी तिब्बतन सिस्टम को भी ऑनलाइन सिखाया जाए। तो एक्चुअली इस प्रकार से ये रेकी की जो हिस्ट्री मैंने आपको थोड़े थोड़े टच करते हुए बताया, ऐसे करके चल रहा है। तो आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में आपको बोलूँगा ऑनलाइन के। जो रेकी मास्टर्स दावा करते कि ऑनलाइन नहीं होता, मैं उनके लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भाई अपने जानकारी को अपडेट करें, और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ऐसे मिसगाइड लोगों को ना करें। ऑनलाइन फ्रीक्वेंसी बहुत हायर है, लेकिन आपको अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाना है किसी को, तो आपको उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में खुद को लेना पड़ेगा। उसके लिए किसी अच्छे टीचर से आपको खुद आपको फिर से रेकी को ट्रेनिंग प्राप्त करने होंगे। अगर आप लोग मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो और ऑनलाइन में हायर फ्रीक्वेंसी से आप रेकी सिखाना चाहते हो, क्योंकि इंडिया में जो रेकी चलता है वो रेकी के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारे रेकी के डिफरेंस बताऊंगा क्या है। तो अभी मैं उसके बारे में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, और सभी टीचर्स मेरे बातों को जो सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देखे हैं, मैं क्षमा करूंगा, आपके दिल को ठोस पहुंचाने के लिए मैंने ये बातें नहीं की। मैंने एक छोटा सा संपूर्ण इतिहास रेकी का मैंने आपके सामने लाकर रखा, जो मुझे मालूम चला। और जो ऑनलाइन रेकी कोर्स है वो अभी तो ऐसी एनर्जी है कि मेरा मानना है, मैं कोई दावा नहीं करता, किसी का कहना भी नहीं है, मेरा अपना खुद का है कि मैंने खुद पाया कि जो ऑफलाइन रेकी कोर्स मैं कराता हूँ मैन टू मैन, उसमें से ऑनलाइन रेकी कोर्स जो अभी मैं हायर फ्रीक्वेंसी से करा रहा हूँ, जो होली फायर रेकी या उसी तिब्बतन रेकी जो भी स्टूडेंट्स मुझसे कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 100 गुना ज़्यादा हाई है और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। बहुत अच्छा से उपचार हो रहा है हर उपचार सत्र में, और हर सेशंस में एक नई अनुभूति का ऊर्जा मतलब मुझे हो रहा है, जिसका मैं ईश्वर को और विलियम बी रैंड सर को तथा सभी मास्टर्स को और सभी दिव्य शक्तियों को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर मेकाउसे को धन्यवाद देता हूँ। तो आप सभी को मेरे इस वीडियो को इतनी देर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सभी के लिए रेकी ब्लेसिंग।